Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do the lesson that is the most important one. आज का ये जो सबक है ये इस वजह से मैं अहम समझता हूँ क्योंकि छोटी छोटी बातों में जब आपको एम्बेरसमेंट ना हो, ये सबक वो है जब आपको माइनर से टेस्ट होते हैं, स्लाइड से टेस्ट लिए जाते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि यहाँ इज़ आएगा या आर आएगा, हैव आएगा या हैज़ आएगा, और माना कि हमने इस्तेमाल किया होता है, लेकिन बाज़ औक़ात थोड़े से इतने हमें दिक्कत देते हैं कि हम उनको सोचने में मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हमने रूल्स नहीं पढ़े होते। सो ये 6 रूल्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इनका वन बाय वन जो है वो सलूशन बताते हैं, ताकि और फिर एक और अहम बात, इस सबक का टेस्ट भी मौजूद है जो कि आप इस सबक के बाद लिंक आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या किसी दूसरे के कमेंट में मैंने उसका लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और टेस्ट में जाइएगा और टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिएगा और अपना रिज़ल्ट देखिए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है इस सबक के हवाले से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक आपको ये नोट करना है कि आपने कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है कि सब्जेक्ट से आपकी उस वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगाने से आपका इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ कि आपको सब्जेक्ट की क्वांटिटी मालूम करनी है, वो कितनी है। वो आपको इज़, एम, आर, वाज, वर या हैव, हैज़ या डू, डज से ही मालूम होगा। अगर इज़, एम या वाज लिखा हुआ है तो मालूम होगा सब्जेक्ट सिंगल है। अगर वाज, अगर वर लिखा हो या आर लिखा हो या हैव लिखा हो या डू, तो फिर वो प्लूरल में आ जाता है। तो आपको ख़ुद ये नोट करना होता है। वो कैसे? आपको अगर एक फ़िक्रा दिया जाए जैसे द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ वर नॉट गुड, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए वाज नॉट गुड कि वर नॉट गुड। अगर वाज नॉट गुड है तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैंगोज़ लिखे हुए हैं। मैंगोज़ अगर आप सब्जेक्ट कंसीडर करें तो आपने कहना है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ एक अलग सब्जेक्ट है। मैंगोज़ की बात साइड पे कीजिए, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ में आपको क्वालिटी की तरफ देखना है। क्वालिटी तो सिंगल है। अगर लिखा होता द क्वालिटीज़ ऑफ द मैंगोज़, फिर मैं कहता कि ये प्लूरल है और यहाँ पे वर आएगा। नहीं, तो यहाँ पे चुनांचे क्वालिटी लिखा हुआ है तो इसको मैं सिंगल के तौर पे डील करूँगा। ये हमारा रूल में बताता है कि यहाँ पे या तो इज़ आएगा या वाज आएगा या हैज़ आएगा या डज आएगा। ऑलराइट, तो ये फ़िक्रा जो दुरुस्त में है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज़ द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ वाज नॉट गुड। In the second example, the introduction of coffee and other beverages have not been without some effect. यहाँ पे आपने गौर करना है the introduction of, जैसे हमने पढ़ा था the quality of, so the introduction of coffee and other beverages, यहाँ पे फिर गौर कीजिएगा the introduction ऑफ कॉफ़ी एंड अदर बेवरेजेस। तो ना तो बेवरेजेस का कोई किरदार है ना ही कॉफ़ी का किरदार है। आपको ये काउंट नहीं करने, ना जबा तफरीक करने। आपने सिंपली ये देखना है द इंट्रोडक्शन सिंगल लिखा हुआ है या इंट्रोडक्शंस प्लूरल लिखा हुआ है। तो चुनांचे हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन एज अ सिंगुलर है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर की वर्ब जो है वो डील करेंगे, यानी हैव की बजाय हैज़ लगाएंगे। अगर आर लिखा होगा तो इज़ लगाएंगे, अगर डू है तो डज लगाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट? So the correct sentence is the introduction of coffee and other beverages has not been without some effects. The third example of this rule, the result of recognition is the fact is seen in a gradual manner. So gradual manner ये तो हो गया हमारा अलग सा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। शुरू में आपने चेक करना है, मालूम करना है कि शुरू में रिजल्ट्स लिखा है या रिजल्ट लिखा है। सो यहाँ पर रिजल्ट्स लिखा हुआ है, ना कि रिजल्ट लिखा हुआ है। सो द करेक्ट सेंटेंस मस्ट बी द रिजल्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन आर सीन इन ग्रेजुअल मैनर। रूल नंबर 2 में बताया जा रहा है द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउन जॉइंड बाय एंड। आपको एक चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है कि जो एंड वाले फ़िक्रे होते हैं, एंड वाले, वो दो सब्जेक्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं। आया कि आपको वो एक सेंस देते हैं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर पे कंक्लूड हो रहा है या प्लूरल पे हो रहा है। लेट मी से कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे फायर एंड वाटर, आप ये गौर कीजिए, फायर एंड वाटर, ये दो चीज़ों की बात हो रही है। सो सब्जेक्ट्स भी हमारे
प्लूरल होंगे। ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर एंड ग्लोरी ये भी दो हैं। सिमिलरली द नॉवलिस्ट एंड पोइट ये सिंगुलर है, जबकि द नॉवलिस्ट एंड द पोइट ये प्लूरल है। यहाँ पर क्यों सिंगुलर है? यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल दी का इस्तेमाल हो रहा है। तो दी के कई इस्तेमालात में से एक जो इस्तेमाल है वो दी का इस्तेमाल ये भी है कि किसी फ़िक्रे में एंड के बाद फिर से सब्जेक्ट के साथ दी लग जाना वो अलग फ़ाइल को ज़ाहिर करता है। जैसे एक नावलिस्ट अलग सब्जेक्ट हुआ और दूसरा पोइट अलग सब्जेक्ट हुआ। सो इनके लिए तो मैं आर का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि दो हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, जमा में आ रहे हैं, प्लूरल हैं। यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दी नहीं लिखा हुआ है। तो आपने ये भी गौर करना है कि अगर द नॉवलिस्ट एंड द पोइट लिखा हो, दोनों अलग अलग पेशे हों और दी का इस्तेमाल दोनों के साथ हो, तो देन वो प्लूरल को डील करेंगे। यानी आपको वहाँ पे वो वर्ब लगानी है जो प्लूरल के साथ लगती होती है। इज़ के बजाय आर, वाज के बजाय वर, हैज़ के बजाय हैव। अगर फ़िक्रा इस कंडीशन में हो कि दी सिर्फ शुरू में हो, आगे नावलिस्ट लिखा हो, पोएट लिखा हो, जो कुछ भी उसके बारे में अच्छा बुरा लिखा हो, वो आप उसको जो दी वाला सब्जेक्ट है वही समझें, जैसे आपने उसको सिंगुलर के तौर पे डील करना है। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस। एग्जांपल 1, द फायर एंड द वाटर डज नॉट एग्री। तो ये सिंगुलर नहीं है। और याद रखिएगा जिस फ़िक्रे में एंड आ रहा है आपने ये भी गौर करना है कि वो फ़िक्रा डज नॉट वाला है, डू नॉट वाला है, या यानी नेगेटिव फ़िक्रा तो नहीं है। अगर तो नेगेटिव फ़िक्रा है फिर आपको वो प्लूरल में करना पड़ेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि हिज़ फादर एंड मदर इज़ एट होम, और अगर मैं कहना चाहूँ इज़ नॉट एट होम, तो फिर मैं आर नॉट एट होम कहूँगा, यानी हिज़ फादर एंड मदर आर नॉट एट होम। ओके अगर मैं नॉट का इस्तेमाल करूँ तो फिर वो ऐसे लगेगा जैसे मैं डज इज़ नॉट का करूँ या डज़ नॉट का करूँ, तो फिर वो जो नज़दीक तरीन वाला सब्जेक्ट है वो उसको ही डील करेगा। यानी फायर ये अलग हो जाएगा एंड वाटर ये अलग हो जाएगा। यानी फायर है वो एग्री करती है, वाटर एग्री नहीं करता, ऐसे लगेगा। और अगर मैं इस फिक्रे की कंडीशन पे आऊँ, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, तो इसका मतलब होएगा कि वाटर और फायर और वाटर दोनों आपस में मिलते जुलते नहीं, इनके आपस में बनती नहीं है। सो अगर मैं लिखूँ इस तरह से फायर एंड वाटर डज नॉट, तो इसका मतलब है फायर बना सकता है, वाटर नहीं बना सकता। सो वाटर डज नॉट मतलब आम लफ्ज़ों में ये कि डज नॉट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़दीक वाले को सूट करता है, सिंगुलर को, क्योंकि ज़ाहिर है जो डज नॉट है या इज़ नॉट है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो फिर वाटर जो है वो सिंगुलर इसी के साथ जो है एक के साथ ही हो सकता है। अगर डू नॉट कहूँ तो वो प्लूरल को डील करेंगे। सो सिमिलरली फायर एंड वाटर ये एक हमें जमा के तौर पे बताना है। मैं फिर से रिपीट करता चलूँ कि फायर एंड वाटर डज नॉट का मतलब होएगा कि जो नेगेटिव फिक्र है वो सिर्फ वाटर का ही है, फायर का नहीं है, क्योंकि डज नॉट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंगुलर हमारे पास वाटर है जो साथ पड़ा हुआ है। अगर प्लूरल के तौर पे इस फिक्रे को आपने डील करना है तो डज नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपके पास ये टेस्ट में आ जाए फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, तो आपने कहना है फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। इसी तरह ज़मीन और आसमान आपने क्या कहना है, आपने उसके लिए भी डू नॉट का इस्तेमाल करना है। ऑनर एंड ग्लोरी इज़ द रिवार्ड, यहाँ पे दो बातें हैं कि एक तो यहाँ पे रिवार्ड्स आना चाहिए था, फिर हमारे लिए आसान होता कि हम आर का इस्तेमाल कर लेते। चुनांचे बात हो ही रिवार्ड्स की रही है, तो अगर रिवार्ड्स के क्योंकि रिवार्ड एक है या ज़्यादा हैं, वो रिवार्ड्स हैं। एक तो आपको ये रिवार्ड की बजाय रिवार्ड लिखना है, क्योंकि दो बातें आ रही हैं कि ऑनर एंड ग्लोरी आर द रिवार्ड्स कहना है। ऑनर एक, ग्लोरी दो, ऑनर एंड ग्लोरी ये दो हो गए। यहाँ पे एक तो आर आ जाएगा, और ये दोनों ज़्यादा हैं तो रिवार्ड एक नहीं होगा, दो होंगे। दो करने के लिए हमको इसका एस का इस्तेमाल करना होगा। The third example, the novelist and the poet are dead. The novelist and poet are dead में आपको अगर यहाँ पे आर को सही रखना है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि आर हमने सही इस्तेमाल किया हुआ है, कोई और गलती ढूंढिए, तो आपको यहाँ पे पोइट से पहले दी का इस्तेमाल करना है। यानी ये लिखना है द नॉवलिस्ट एंड द पोइट आर डेड। और अगर कहे कि यहाँ पे आर आएगा या इज़ आएगा, तो आपको डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करना। और अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछे व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन, सो वेरी सिंपली आपको एक्सप्लेन ये करना है कि जो जो ज़ा का इस्तेमाल किया गया है शुरू में,
वो एक ही फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि नॉवलिस्ट भी वही है और पोएट भी वही है। हाँ, अगर आपको पोएट अलग से बताना है और नॉवलिस्ट अलग से और एंड भी आ रहा है तो आपको एक के साथ दी लगाना है, दूसरे के साथ भी दी लगाना है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव कम। दोनों, जैसे मैंने बताया कि ये नेगेटिव फ़िक्रा नहीं है, ये सिंपल फ़िक्रा है, तो इसमें आपको सिंगुलर का ही डील करना है। अगर हो कि नॉट हैव नॉट कम, फिर आपको हैव का इस्तेमाल करना था। चुनांचे ये सिंपल है तो इसके लिए आपको सिंगुलर के तौर पे डील करना है और सिंगुलर की वर्ब हैज़ होएगी, हैव नहीं होएगी। और वैसे भी गौर किया जाए कि हैज़ के साथ जो सिंगुलर है वो एक ही सब्जेक्ट है, बेनिफैक्टर, ना कि बेनिफैक्टर्स। याद रखिएगा कि एंड वाले फ़िक्रे में एंड के बाद अगर कोई फ़ाइल जमा है तो फिर आप वो जमा वाली वर्ब लगा सकते हैं, यानी हैज़ के बजाय हैव, इसके बजाय आर, वाज के बजाय वर, डस के बजाय डू। क्यों? क्योंकि उसके साथ एस लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप उसको सिंगुलर के तौर पे डील कर सकते हैं। और अगर शुरू में लिखा हो माई फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर, फिर आपको हैज़ ही लगाना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड्स लिखा हो और बेनिफैक्टर एक ही लिखा हो तो सब्जेक्ट्स तो दो हैं और फ्रेंड्स वैसे भी जमा में है, लेकिन बेनिफैक्टर तो एक है ना, तो हमने नज़दीक तरीन को, नियरेस्ट वन को ज़्यादा देखना। The next one, the third rule, when the subject is formed by the conjunctions such as with, as well as, along with, यानी कि conjunctions वगैरह हों जिसमें but and as well as, इधर नीदर की कोई चॉइस हो, तो उसमें आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। यानी बात तो यही हो रही होती है कि या तो वो या तो ये, तो बात तो एक सब्जेक्ट की होएगी ना, यानी इधर की बात हो रही हो। जैसे द हाउस विद इट्स कंटेंट्स, ये एक सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट्स अगर हम लेट मी से कि दो हैं इसमें, लेकिन ये तो तहती सेट आपने पढ़ा होगा कि एक बैग में 4-5 चीज़ें हैं। जैसे मैं कहूँ कि माई बैग विद इट्स कंटेंट, मेरा बैग जिसमें उसकी चीज़ें थी, तो बैग जो है वो उसके अंदर थी ना, तो बैग जो है इसी तरह हाउस विद इट्स कंटेंट, यानी घर और उसके अंदर जो माल पड़ा था, वो हाउस तो एक ही हुआ ना। सिमिलरली जस्टिस एज वेल एज मर्सी, यानी जस्टिस एज वेल एज मर्सी, जिस फिक्रे में एज वेल एज आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, विद आ जाए, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब के साथ डील करनी है। इंग्लिश एज वेल एज जापनीज़ स्टार्ट देयर, यानी इंग्लिश के साथ साथ जापानीज़ भी पढ़ाई जाती है। चुनांचे हम उर्दू में कहते हैं जाती है, तो इसी तरह इंग्लिश में भी हम उसके साथ इज़ एम का इस्तेमाल करेंगे या डज़ का इस्तेमाल करेंगे। The first example, rule number 3, the house with its contents was insured. Contents ज़्यादा हैं या कम है, लेकिन हमने हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हाउस की बात हो रही है। द सब्जेक्ट क्या है, हाउस, विद इट्स कंटेंट हो या कंटेंट्स हो, हमने वाज का इस्तेमाल करना है क्योंकि दरमियान में एंड नहीं लिखा हुआ। जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, यहाँ पे ऐसे इसलिए इस्तेमाल किया गया, यानी हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया क्योंकि जस्टिस एक है, एंड का इस्तेमाल भी नहीं है। इंग्लिश एज वेल एज जापानीज़ स्टार्ट देयर, इंग्लिश की बात हो रही है और साथ साथ, और यानी अगर जिस फिक्रे में आपने कहना हो इंग्लिश और उसके साथ साथ, या फिर इंग्लिश और जापानीज़ भी पढ़ाई जाती है कहना हो, तो हम पढ़ाई जाती है कहते हैं। सिल्वर एज वेल एज कॉटन, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज़ फॉलन इन प्राइस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिल्वर एज वेल एज, यानी फिक्रे में अगर एज वेल एज का ही इस्तेमाल आ जाए तो आपको सिंगल के साथ डील करना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे सिल्वर के बजाय सिल्वर्स लिखा हो, जस्टिस की बजाय जस्टिसेस लिखा हो, यानी फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर इसको प्लूरल में लिखा हो तो फिर आप यहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एज वेल एज के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हों, जमा में हों, वाहिद में हों, आपको उससे कोई केयर नहीं करनी, आपको शुरू वाला सब्जेक्ट देखना है। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ भी चॉइस इधर नीदर की ही होती है कि या तो वो रहेगा या मैं रहूँगा। तो मैंने तो उर्दू में बोला रहेगा, ये तो नहीं कहा रहेंगे, मैं रहूँगा, तो बात तो सिंगुलर की हो रही है ना। एग्जाम्पल में है अवर हैप्पीनेस और अवर सारो इज़ आएगा। नीदर फूड नार वाटर इज़ फाउंड देयर, यानी ना तो खाना ना पानी मिला। हम ये तो नहीं कहते ना फूड मिले ना पानी मिले, हम तो मिला ही कहते हैं ना। यू गॉट माई पॉइंट। ईदर द कैट और द डॉग इज़ गुड फॉर यू,
चॉइस की बात हो रही है ना कि इधर नीदर, यहाँ पे कोई अगर चीज़ आ रही हो या और नॉर की बात हो रही हो तो बात सिर्फ एक की ही हो रही होती है, तो वहाँ भी आपको सिंगुलर वर्ब का चॉइस करना है, इसका इस्तेमाल करना है, हैज़ का इस्तेमाल करना है या डज़ का इस्तेमाल करना है। ईदर दिस कॉलेज और एनी कॉलेज इन दिस कंट्री इज़ सूटेबल फॉर यू, सो यहाँ पे इज़ इसलिए है क्योंकि इधर का इस्तेमाल है। The rule number 4, two singular subjects connected by or nor require singular verb. Same thing. Neither the chairman nor the members were present. Here is a sentence. The subject the verb takes, the members has been placed near the verb were. Neither the chairman nor the members were present. याद रखिएगा, neither और nor and but यानी दो सब्जेक्ट्स वाले फ़िक्रों में भी आपको ये गौर करना है कि नज़दीक तरीन यानी इस एम आर के या बाज़ वर्ग के यानी इस जगह पर नज़दीक तरीन जो फ़ाइल है वो जमा है या वाहिद है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चुनांचे यहाँ पे हम जहाँ पे वाज या वर्ग का चॉइस कर रहे थे वहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट मिला वो जमा में था, तो हमने वहाँ पे किसका चॉइस किया, जमा वाले का जो नज़दीक तरीन था। Neither his brother nor his parents were with him. तो पेरेंट्स यहाँ पे एस लिखा हुआ है इसलिए हमने वर्ड का इस्तेमाल किया। हमने इसके ब्रदर को नहीं देखा, हमने उसके पेरेंट्स को देखा जो उसके नज़दीक तरीन है, जो सब्जेक्ट है वो। तो आपसे अगर पूछा जाए नीदर हिज ब्रदर नॉर हिज पेरेंट्स वाज विद हिम, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये फिक्र ठीक कह रहा है क्योंकि ब्रदर लिखा हुआ, नहीं। आपने नॉर और वाले फ़िक्रों में ये कम से कम गौर करना है कि नज़दीक तरीन सब्जेक्ट कौन सा है। अगर वो सब्जेक्ट जमा में है तो आपको इसके बजाय इसके बजाय आर का इस्तेमाल करना है, वाज के बजाय वर का इस्तेमाल करना है। नीदर योर ब्रदर ना योर फ्रेंड्स आर वेलकम इन द फंक्शन, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा इस वजह से आर का इस्तेमाल आया है क्योंकि फादर तो एक है। लेकिन आपने ये गौर करना है कि नॉर के बाद जो बात आ रही है वो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा, तो यहाँ पे इसलिए आर आया। So let's talk about the rule number 5. The words many, neither, many are, each, everyone, every, इस तरह के अगर आपको वर्ड्स मिलें जिसमें मैनी आ भी लिखा हो, मैनी लिखा हो, एवरी लिखा हो, एवरी वन लिखा हो, ईच लिखा हो, तो उसके लिए भी आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना। जैसे मैनी आ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन द कैंटीन, ये फ़िक्रा ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मैनी अ मैन इज स्टैंडिंग इन द कैंटीन, आपने ये नहीं देखना कि मैन लिखा हुआ है या स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे आर का ना हो, कभी भी नहीं। आपको ये रूल बताया जा रहा है कि मैनी आ लिखा हो, ईच लिखा हो, एवरी फिक्रे के शुरू में, जैसे नीदर इधर तो ईच लिखा हो, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर आइटम लगानी है, यानी आर है तो इज़ लगाना है, वर है तो वाज का इस्तेमाल, और अगर डू है तो डज का इस्तेमाल करना है। सो मैनी आर स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन द कैंटीन। एग्जाम्पल 2, ईच ऑफ दिस आइटम्स इज़ फाउंड इन श्रीलंका। तो आपको ये भी नहीं गौर करना कि यहाँ पे इसके साथ जो आइटम्स लिखा हुआ है तो वो आर आना था, नहीं। आपको ये देखना कि ईच का इस्तेमाल है। द थर्ड एग्जाम्पल and the fourth and the fifth one, neither of the two men was strong. उनमें से कोई, दोनों में से कोई भी स्ट्रांग ना था। चुनाचे बात ही ना था से हो रही है तो हम तो यहाँ पे वाज का इस्तेमाल करेंगे। नीदर ऑफ टू ब्रदर्स वाज सिलेक्टेड टू द पोस्ट, दोनों भाइयों में से किसी को पोस्ट ना मिली या दोनों भाई पोस्ट हासिल ना कर सके, उनको ना चुना गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वास का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नीदर लिखा हुआ है। ईदर हो, नीदर हो, एवरी हो, विच हो, हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। द रूल नंबर 6, और इसके बाद आपका टेस्ट है। एग्जाम्पल 1, ईदर यू और आई एम मिस्टेकन। तो आपको अगर कोई फ़िक्रा जिसमें और नॉर का जिक्र हो तो आपको क्या करना है कि नियरेस्ट वन जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, आपको वो चूज़ करना है, उसकी वर्ब इस्तेमाल करनी है। यानी आई की एम बनेगी, वी की आर बनेगी या वर्ब बनेगी। तो इधर यू और आई अगर आर लिखा हो तो आपको आई के साथ एम का इस्तेमाल करना है क्योंकि नियरेस्ट वन जो है वो क्या है, आई। अगर ये फ़िक्रा इस तरह से होता, इधर आई और यू, यानी यू होता आई की जगह पे और आई होता यू की जगह पे, यानी ये वाला फ़िक्रा होता, फिर आर आना था
क्योंकि यू के साथ आर आता है, तो नियरेस्ट वन जो है वो यू बन रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स दो है ना, यू और आई और यू। फिक्र के इन दोनों के दरमियान में और आ रहा है, और हो या नॉर हो, तो आपको क्या करना है कि जो नियरेस्ट वन है वो चूज़ करना है, वो एग्री करेगी वर्ब जो नज़दीक तरीन होगी। तो यहाँ पे नज़दीक तरीन जो है वो यू है, तो यू के साथ आर आएगा। यहाँ पे आई है नज़दीक तरीन, तो एम आएगा। नज़दीक तरीन से मुराद कि जो वर्ब के साथ हो, यहाँ पे आपने वर्ब लगानी है, उसके साथ वाला सब्जेक्ट कौन सा है। ऑलराइट, सो इसका टेस्ट आप देने के लिए लिंक में आ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और जो लिंक है वो आपको कमेंट में भी मिल सकता है। सो दैट्स ऑफ नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद द इंग्लिश। स्टे इन टच फॉर मोर इंग्लिश लेसन्स। हैव अ गुड टाइम। इसका अगर आप टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, यू कैन आस्क फॉर द लिंक। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम। रमज़ान अल मुबारक।